लेकिन जैसे तुर्की के मामले में हुआ, वैसे अजरबैजान के मामले में यहाँ के टूर ऑपरेटर्स, यहाँ के लोगों ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब करीब 12 बार उन्होंने ये क्लेम किया कि संघर्ष विराम जो था वो उन्होंने करवाया। वो जो कुछ पैसा अपने देश वापस भेजते हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया चाहा था कि ट्रंप जीते, और उसी वेपन के जो बंकर्स थे उसके दरवाजों को, उसकी एंट्रेंस को ब्रह्मोस से, उससे भी बड़ा शत्रु हमारा अमेरिका और यूरोप। जय हिंद दोस्तों, AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने दुश्मनों को पहचानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भारत व्यवहार कर रहा है वो एक शत्रु के साथ जो होना चाहिए वही भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को मदद की थी, जिसमें सबसे पहले नाम आया तुर्की का। जैसे ही तुर्की का नाम आया कि उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन्स सप्लाई किए थे, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी हैंडलिंग के में उसकी मदद की थी, तब से पहले भारत के लोगों ने तुर्की का बहिष्कार शुरू किया। उसके बाद भारत की सरकार ने भी उसके ऊपर कदम उठाने शुरू किए। उसमें से सबसे बड़ा झटका तुर्की की सेलेबी कंपनी को लगा, जिसके बहुत सारे शहरों में भारत के एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट था और उसका काम वो संभालते थे। भारत के लोगों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वहाँ पर लोग जो घूमने फिरने जाते थे, टूरिज्म के लिए लोग जाते थे, उसके लिए वहाँ पर जो बुकिंग उन्होंने करा रखी थी उसको कैंसिल कर दी। और धीरे धीरे अब लोग ये समझते हैं कि भारत जो देश हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। ऐसा ही दूसरा एक देश है अजरबैजान, जो उसका बहुत बड़ा तेल हमें बेचता है, बहुत बड़ा हिस्सा हमें बेचता है, जिसको हमने बंद कर दिया। अब हम वहाँ से तेल नहीं खरीदते। ये हुआ भारत सरकार का एक्शन। लेकिन जैसे तुर्की के मामले में हुआ, वैसे अजरबैजान के मामले में यहाँ के टूर ऑपरेटर्स, यहाँ के लोगों ने जो अजरबैजान घूमने के लिए जाते थे वो उन्होंने वहाँ पर जाना, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इस तरीके से भारत ने उन लोगों को, उन देशों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया जो देश भारत के खिलाफ थे। इसमें सबसे बड़ा एक और देश है जिसका नाम है चीन, जिसने पाकिस्तान को बहुत मदद की। लेकिन चीन अभी चुप करके बैठा है। चीन ने आतंकवादी हमलों का विरोध किया है, उसके बारे में उसकी कड़ी निंदा की है। फिलहाल भारत ने उसके ऊपर अपना कोई निशाना नहीं लगाया है। दूसरा एक देश है, देश नहीं कहूँगा मैं, देशों का समूह कहूँगा, वो है पश्चिमी देश जो अमेरिका और यूरोप से बनता है। अमेरिका और उसमें भी खास करके अमेरिका और फ्रांस, ये दोनों देश भारत सरकार के रडार पर हैं। इन दोनों देशों ने भारत सरकार को बहुत बड़े झटके दिए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत सरकार ने ये नोटिस किया कि जब भी बात हुई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब करीब 12 बार उन्होंने ये क्लेम किया कि संघर्ष विराम जो था वो उन्होंने करवाया, और उसकी क्रेडिट लेने का उन्होंने बहुत कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
दूसरा, अमेरिका ने ये किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को इक्वल बेसिस पे रखा। भारत और पाकिस्तान किसी भी तरह से समान और एक बराबर नहीं है। भारत को और पाकिस्तान को ट्रेड वाला लॉलीपॉप दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को कहा कि आप दोनों हमारे मित्र हैं, अगर आप दोनों युद्ध रोक देते हैं तो हम आपके साथ ट्रेड करेंगे और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या ट्रेड करने वाला था ये समझना पड़ेगा। दूसरा जो था कि एक घोषणा हुई इसके अंदर कि अब से यानी जनवरी 2026 से अप्रवासी भारतीय जो वहाँ पर नौकरी पेशा धंधा कर रहे हैं और वो जो कुछ पैसा अपने देश वापस भेजते हैं उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि वहाँ के ये जो अप्रवासी भारतीय हैं वो वहाँ पर लोकल जो टैक्स होता है वो पे करते ही हैं। उसके बाद ट्रंप ने इसी युद्ध के दरमियान जो एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, उन्हें बुलाकर कहा कि अब आप भारत में इन्वेस्टमेंट करना बंद कीजिए और वहां पर फोन भी बनाना बंद कर दिए। टिम कुक तो बहुत होशियार है, शायद ट्रंप से भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि हम अपना जो कमिटमेंट है वो हम रखेंगे, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। सीधी सी बात है, भारत में एप्पल कोई अगर फ़ोन बनाता है तो उसे $450 के करीब का प्रॉफिट होता है, और वही फ़ोन अगर वो अमेरिका में बनाता है तो हर फ़ोन के पीछे उसे $60 का प्रॉफिट होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन $450 चुनेगा। ये भी मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉफिट, वो 25% टैरिफ लगाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। यही धमकी उन्होंने सैमसंग को भी दी है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बंद करें, अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका आता है तो उसके ऊपर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। अब ये जो बात है ये भारत ने नोट की है। भारत सरकार ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया है कि ट्रंप फैमिली पाकिस्तान में $50 ट्रिलियन का कमिटमेंट कर रहे हैं, और ये सौदा 26 अप्रैल को हुआ है। 22 अप्रैल को हमारे देश में पहलगाम हुआ और 26 अप्रैल को ये एग्रीमेंट ट्रंप की फैमिली, अमेरिकन सरकार नहीं, वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो में बड़ी डील कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना चाहते हैं और रियल एस्टेट का बहुत बड़ा सा एक बिजनेस वहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं। भारत सरकार ने कहा कुछ नहीं है, लेकिन उसे अंदर से हिलाने वाली घटना जो थी वो थी गैर कानूनी तरीके से रह रहे भारतीय को जब अमेरिका ने डिपोर्ट किया तो हथकड़ियों के साथ भेजा गया। ट्रंप सरकार या उनके जो भी लोग इसमें शामिल थे, उनकी अकल के ऊपर तरस आता है कि अगर आपने इन लोगों को एक बार अगर प्लेन में भेज दिया तो ये प्लेन छोड़ के कहाँ भागने वाले हैं। जब प्लेन अमेरिका से उड़ेगा और सीधा उतरेगा भारत में, तो क्या ट्रंप सरकार ये समझती है कि ये मिड एयर भाग जाएंगे सब? ये भारत को अपमानित करने का एक प्रयास लग रहा था। सबसे पहला तो हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। ये सारा जो मसला ही खड़ा हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की है वो अमेरिका की इमेजिनेशन से बाहर की चीज हो गई। ट्रंप ने बहुत बार कोशिश की कि इस जो संघर्ष विराम था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसकी क्रेडिट वो ले जाए। करीब करीब 12 बार उन्होंने इसकी कोशिश की। भारत सरकार ने
हमेशा से यही कहा कि जो भी कोई बातचीत हुई है वो दोनों राष्ट्रों के बीच में हुई है, इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत ने जो किराना हिल्स में जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार के स्टोरेज को जो नुकसान पहुंचाया, वहां पर जो शस्त्र थे वो असल में अमेरिकन थे, और इसी वजह से भी अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं वो छिड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो भी हमले भारत ने किए पाकिस्तान के ऊपर, वो अपने शस्त्रों से किए, वो जो मेक इन इंडिया शस्त्र थे। तो इस वजह से भी ट्रंप जो है वो शायद नाराज चल रहे हैं, और कहीं पर उन्हें इस बात का अंदाजा है, शायद शक भी है, शायद उनके पास कोई पुख्ता जानकारी भी हो सकती है कि भारत जो है वो Su-57 का सौदा रूस के साथ करने जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं कि एक मांगा था, 4 प्लेन आ गए, ये वो सब, लेकिन अभी इतने कंफर्म्ड खबर नहीं है कि भारत सरकार को Su-57 मिले हैं या नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है शायद ये सही हो। तो एक Su-57 की बात है जो भारत ने अमेरिका के F-35 के बदले में ये सौदा किया, हो सकता है। तो अगर ये सौदा अगर हो जाता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बात करते हैं फ्रांस की, जो मैंने पहले ही बताया था। तो सोर्स कोड उन्हें देना था, जो फ्रांस ने मना कर दिया। दोस्तों, सोर्स कोड उन फाइटर जेट्स की पूरी डिटेल्स है। अगर सोर्स कोड अगर आपके पास होगा तो उसमें लगने वाले जो भी वेपन्स हैं वो आप अपने वेपन्स लगा सकते हैं, यानी कि अपने मिसाइल्स, अपने बम सब आप लगा सकते हैं। अगर कोई युद्ध अगर लंबा चलता है तो ऐसे में सोर्स कोड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे हथियार उस विमान के ऊपर लगा के दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। अगर ये सोर्स कोड हमारे पास नहीं है तो हमें हमेशा फ्रांस से उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे में हम एक बार रफाल ले लिया, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए हम फ्रांस के ऊपर उसके शस्त्रों के लिए निर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत ये नहीं चाहेगा। तो जब सोर्स कोड के बाद मना कर दी कि नहीं देंगे, तो भारत ने उन्हें कहा कि हम जो भारतीय नौसेना के लिए जो हम 26 रफाल लेने वाले हैं, उसका सौदा हम कैंसिल कर सकते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ने एग्री कर लिया है कि वो सोर्स कोड देंगे। भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों को भरोसे लायक नहीं समझते। अमेरिका की बात करते हैं तो भारत ने अमेरिका के साथ कुछ 99 इंजन्स जो तेजस में लगने वाले थे वो F404 जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ सौदा किया था, जो 21-22 में हमें मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे, जिसका आज तक सिर्फ एक इंजन हमें अभी तक मिला है, जिसकी वजह से हमारा जो तेजस का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। उसी के साथ साथ एक और मार्फा यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का 114 इंजन देने की भी बात हुई थी, जो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो F414 इंजन्स थे, डिलीवरी तो कब शुरू होगी पता नहीं। भारत सरकार ने अमेरिकन सरकार के साथ अपनी आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का एक सौदा किया हुआ है, जो आज तक हमें नहीं मिले। ट्रंप जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्यस्थता की बात जो वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात पे कायम रहते हैं तो भारत में राजकीय तूफान खड़ा हो सकता है।
और वो हुआ भी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इस बात का बड़ा मुद्दा बनाया कि भारत ने तीसरे पक्ष की बात क्यों सुनी जब उन्होंने संघर्ष विराम किया पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत सरकार ने बहुत बार अपनी बात को साफ किया कि भाई ये जो बात थी वो डीजीएमओ लेवल पे थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के साथ बात करके ये संघर्ष विराम रुकवाया है, ये हॉस्टिलिटीज को बंद किया है। ये युद्ध विराम नहीं है, क्योंकि ये युद्ध था ही नहीं। भारत ने जो ये पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के जो अड्डे थे उसे उड़ाया था, उसके अलावा भारत का कोई इसमें इरादा नहीं था। लेकिन ट्रंप ने मोदी सरकार को इस तरह की राजकीय मुसीबत में जानबूझ के डाला। ऐसे में ये भारत सरकार अब ये सोचने लगी है कि अमेरिका के ऊपर, खास करके ट्रंप के ऊपर कितना भरोसा किया जाए। चुनाव के दौरान मेरे जैसे बहुत भारतीय थे जिन्होंने चाहा था कि ट्रंप जीते, क्योंकि ट्रंप एक भारत के सपोर्टर, भारत की तरफ एक दोस्ताना रुख रखने वाले एक प्रेसिडेंट थे अपने पिछले कार्यकाल में। तो सभी ने यही सोचा था कि बाइडेन से ये अच्छे होंगे, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि बाइडेन इनसे अच्छे थे। पता तो था कि कोई दुश्मन व्हाइट हाउस में बैठा है, कोई भरोसा तो हम नहीं करते थे, कोई उम्मीद तो हम नहीं रख रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा एक अपना नुकसान भारत में कर लिया है। उसके जो शुभ चिंतक थे, उसकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से अब घट रही है। भारत सरकार तो जो कदम उठाने हैं वो उठाएगी, लेकिन यहाँ की जनता जिन्होंने दिल से चाहा था कि वो जीते, वो भी अब नाराज है। अब अगर भारत और अमेरिका जो दो देश हैं, इसके बीच में के संबंध अगर खराब होते हैं किसी भी वजह से, जो अब ऐसे लग रहा है कि एक दिशा में जा रहे हैं, जो अच्छी बात हम नहीं कह सकते, तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में अगर तल्खियां बढ़ती हैं तो हो सकता है कि भारत जो है अब रूस की तरफ झुकता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है भारत जो पहले ये सोच रहा था कि अपनी जो डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं वो रूस से उसकी डिपेंडेंसी घटाई जाए, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि भारत को रूस के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी देश अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। जो एक गुडविल रशिया ने भारत में बनाई है, वो गुडविल अमेरिका और यहाँ तक कि फ्रांस, भले ही अब उसने यू टर्न लिया है रफाल के सोर्स कोड के बारे में, लेकिन विश्वास को फ्रांस ने भी बड़ा धक्का पहुंचाया है। सुनने में आ रहा है कि भारत अब Su-57 रशिया से लेने वाला है, और ऐसे में अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। तो ऐसे में भारत को ये डी-डॉलराइजेशन वाला वेपन जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर करे न करे वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका को इसका इशारा करना बहुत ज़रूरी है। अब यही बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों बहुत करीब है अपने आप से, लेकिन एक चीज अभी हो गई है, और ये हुई है कि चीनी शस्त्र जो थे, वेपन्स जो थे, वो भारत के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए। तो पाकिस्तान अपनी नाराजगी बता सकता है चीन को, ये कह सकता है कि आपकी ये सब स्टैंडर्ड जो शस्त्र थे उसके बदले में अब आप हमें
अच्छे शस्त्र दीजिए। और अपनी साख बचाने के लिए चीन अत्याधुनिक जो शस्त्र हैं अपने वो पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो चीन की तरफ न जाए, तो अमेरिका उसको अपनी तरफ खींच सकता है। अमेरिका चाहेगा कि कोई बेस उसको वहां पर मिले, जो जैकोबाबाद में उनका एक बेस था, शायद वो चाहेंगे कि वो उन्हें वापस मिले। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ही मज़े वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। एक तरफ चीन जो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता सी पैक की वजह से, और दूसरी तरफ अमेरिका, वो भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते इस डर में कि कहीं पाकिस्तान चीन की तरफ पूरा न चला जाए। तो जियोपॉलिटिक्स में ये सब बहुत कुछ अभी हो रहा है। अब एक और चीज ये हो सकती है कि भारत जो इंजन्स वो अमेरिका से मंगा रहा है उसको रोक के वो पूरा का पूरा सौदा ब्रिटेन या फ्रांस दोनों में से एक देश को दे दे। ब्रिटेन तो पिट्ठू है अमेरिका का, शायद उसके साथ बात ना बने, लेकिन फ्रांस ये डील पकड़ लेगा, ले लेगा, ग्रैब करेगा। तो ऐसे में अमेरिका और फ्रांस के बीच में भारत ऐसे ही बैठे बैठे लंका लगा सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत ने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत के ऊपर अब कोई भी आतंकी हमला होगा, वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के किसी भी कोने में हो, और उसमें अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर कहेगा, यानी कि युद्ध की घोषणा कहेगा। इसकी वजह से भारत ने एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसको इस तरह से समझते हैं कि आज तक पाकिस्तान जब भी हम पर हमला करता था तो हम उसके सारे सबूत जुटा के पाकिस्तान को डोजियर बना के भेजते थे। उसे कहते थे कि भाई ये सारे सबूत हैं, ये बताता है कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपके ये लोग इसमें इन्वॉल्व है, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और साथ में जो विश्व के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप के कुछ देश, सबको हम ये डोजियर भेजते थे। यूनाइटेड नेशंस में भी हम इसके बारे में उनको जानकारी देते थे और कहते थे कि भाई आप समझाइए, ये हम पर हमारे साथ इस तरह से व्यवहार न करें। लेकिन अब भारत ने उसे बदल दिया है। अब भारत कोई भी अगर हमला होता है तो वो सीधा पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसके लिए उसे किसी से पूछने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब भारत ना तो पाकिस्तान को डोजियर भेजेगा, ना ही अमेरिका, ना ही यूरोप के देश और ना ही यूनाइटेड नेशंस को कोई डोजियर भेजेगा। अब हालत ये हो जाएगी कि पाकिस्तान अपने ऊपर भारत के हमले के बाद वो दौड़ेगा अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड नेशंस में, ये बोल के कि आप भारत को समझाइए कि हमारे पर हमला ना करें। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन या जितने भी पश्चिमी देश हैं और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस, वो पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई आप वहाँ पर हमले करते हैं तब भारत ने आपके ऊपर एक्शन लिया, पहले आप आतंकवाद बंद करिए, भारत आपके ऊपर हमले नहीं करेगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये इजराइल की तर्ज का ये शिफ्ट है जो वो गाजा में करता है। वो किसी की सुनता नहीं है। अगर उस पर हमला हुआ तो वो उसका जवाब देता है। बस भारत भी अब यही करने वाला है। भारत ने दक्षिण एशिया में
जो सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन था वो तो चेंज किया, उसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो 27-28 साल से चल रहा था उसे भी ख़त्म कर दिया। भारत ने 1990 से जब आतंकवाद की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, और उसके बाद जब भारत ने 1998 में अपने आप को न्यूक्लियर राष्ट्र घोषित किया, तो परमाणु देश बनने के साथ साथ तुरंत ही पाकिस्तान भी परमाणु देश बन गया। और हमें हमेशा से उसने डराया, कोई भी एक कन्वेंशनल पारंपरिक युद्ध में अगर आप हमें हरा दोगे तो हम अंत में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। जिसके चलते 2001 में जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था तो भारत युद्ध के कगार पे पहुंच गया था। 1999 का कारगिल युद्ध भी भारत अपनी सीमा में रह के लड़ा था, क्योंकि हमारे देश के जो नेता थे वो इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर पाकिस्तान अगर हम पर हमला भी करता है तो दूसरे हमले में हम उसका पूरा विनाश कर देंगे। ये हिम्मत किसी नेता में नहीं थी। लेकिन हमने ये उनका जो ब्लफ था, ये जो उनकी जो ब्लैकमेल करने की जो बात थी, उसका हमने खात्मा कर दिया। केराना हिल्स में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने वेपन्स रखे थे और उसी वेपन के जो बंकर्स थे उसके दरवाज़ों को, उसकी एंट्रेंस को ब्रह्मोस से उड़ा दिया। ब्रह्मोस एक तो मिसाइल की अपनी शक्ति थी और दूसरी जब वो 3 या 4 मैक की गति से जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी बनती है जो उस मिसाइल को काफ़ी खतरनाक बना देती है। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि वो सारे जो वेपन्स थे उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और रेडिएशंस निकला है। रेडिएशंस की वजह से अब वहाँ पर कोई जा नहीं सकता अगले कुछ 50, 100, 200 साल तक। ऐसे में जो उन्होंने वेपन्स किराना हिल्स की केव्स में रखे थे अब वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक बात के ऊपर ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 10 तारीख के बाद, 10 मई के बाद उन्होंने न्यूक्लियर हमले की जो धमकी वो रोज देते थे वो बिल्कुल बंद हो गई है। अब उनका कोई बंदा कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। आपसे एक बात मैं आज करना चाहता हूं। भारत ने 1974 में सबसे पहला न्यूक्लियर विस्फोट किया था, सबसे पहला। और उसके बाद भारत ने जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया वो था 1998 में, मई का महीना था, 11 तारीख। उस दिन भारत ने अपने आप को परमाणु राष्ट्र घोषित किया कि अब हम परमाणु शस्त्र वाले देश बन गए हैं। भारत की इस पहल के कुछ 17 दिन बाद 28 मई को पाकिस्तान ने अपने चगाई हिल्स में न्यूक्लियर धमाके किए। जो देश एक पेपर क्लिप अपने देश में नहीं बनाता, वो देश 17 दिन के अंदर अपने न्यूक्लियर जो सामान था उसको इकट्ठा करके उसमें से बम बना के उसका विस्फोट कर दे। ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बात हजम करने की। बहुत इसके ऊपर चर्चाएं हुई थी उस वक्त भी, आज भी ये चर्चा हो रही है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूं कि जो देश एक अपने देश में एक छोटी सी पेपर क्लिप भी ना बनाता हो, वो देश 17 दिन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स और मेथड्स, प्रोसेस जो होते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, वो कैसे कर लिया उसने। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान का वो मटेरियल
एक्सप्लोजन का जो मटेरियल था वो किसी ने उसको दिया था। चीन उस वक्त पाकिस्तान के इतने करीब नहीं था जितना अमेरिका था। तो हो सकता है कि जो 6-7 5-7 जो भी धमाके पाकिस्तान ने हमारे धमाकों के बाद किए, वो सारे धमाके पाकिस्तान ने किसी और के बॉम्ब के किए। एक्सप्लोजिव्स हम पाकिस्तान के नहीं थे, तो वो हो सकता है वो अमेरिका के थे। तो आप समझिए दोस्तों कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का जो गठबंधन है वो कितना क्लोज है, कि एक देश अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स दूसरे देश को दे रहा है और उसे कहता है कि भाई तू भी अब न्यूक्लियर बन जा, हमारे लिए सैंक्शंस लगाता है और पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाता है, लेकिन उसे वेपन्स भी देता है साथ में। और यही बात वापस से दोबारा से सामने आई जब किराना हिल्स में और नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने जब हमला किया। ये दोनों जगह पे शायद न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये वापस से अमेरिका तुरंत यहां पर दौड़ा दौड़ा क्यों आया? उसने इजिप्ट से बोरोन मटेरियल भर के क्यों यहां पर मंगाए, जिसकी वजह से रेडिएशन की असर कम हो? क्योंकि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो अमेरिका के थे, पाकिस्तान के नहीं। क्योंकि अमेरिका जैसे ही ये हमला हुआ, अमेरिका, आप न्यूज में देखिए, खबरों में देखिए, उस वक्त उन दिनों को याद कीजिए। आज से 1 महीने पहले की बात है, आप याद कीजिए। अचानक कुछ दिन 2 दिन पहले अमेरिका बोलता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, भारत पाकिस्तान के जो एक्शन चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और अचानक से आ जाता है कि अब आप युद्ध विराम करो, ये करो, वो करो। तो ये हो सकता है कि अमेरिका ने ही दबाव डाला हो पाकिस्तान के ऊपर कि अभी इसको रोको आप। क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया था कि अमेरिका ने भारत का संपर्क किया था कि ये युद्ध विराम कीजिए, पाकिस्तान चाहता है इसको रोकने के लिए। तो भारत ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर युद्ध विराम चाहिए तो लेट द पाकिस्तानीज कॉल, पाकिस्तानी हमें फोन करें, हमें बताएं। तो जब पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने दबाव डाला होगा तो भी पाकिस्तान ने हमें फोन किया होगा, और उस हिसाब से ये संघर्ष विराम हुआ हो सकता है। ये लॉजिक है सब। जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ये सारी पब्लिक डोमेन में है, मैं उसको सिर्फ एक सीक्वेंस दे रहा हूं कि ऐसा हुआ हो सकता है। तो अब यहां पर एक और बात आती है कि इसका मतलब अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका जब अपने वेपन्स दे सकता है तो अमेरिका को कितनी चिढ़ है भारत से। भारत ने हमेशा से अमेरिका के साथ कभी कोई वैसे सीधी दुश्मनी नहीं है भारत की, लेकिन अमेरिका हमेशा से भारत को अपना दुश्मन समझता है जब से भारत आज़ाद हुआ। अब इसके और आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो 1947 में ब्रिटेन ने यहां पर विभाजन किया भारत का, भारत और पाकिस्तान में। दोस्तों एक बात मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, ब्रिटेन और ये पश्चिमी देश ये सारे भारत से डरते हैं, भारत की संस्कृति से डरते हैं, भारत का जो नॉलेज है, उसके जो ग्रंथ हैं, उससे वो लोग डरते हैं। और वो डर साफ नजर आता है। भारत को पीछे रखने के लिए, उसको वो भारत आगे नहीं बढ़ पाए, उसे किसी न किसी तरह से उसे रोका जाए। ये 1947 में ब्रिटेन ने शुरू किया था, जो आज अमेरिका हमारे साथ वही कर रहा। अमेरिका को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसके साथ ट्रेड करने की तो पाकिस्तान की औकात नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको जिंदा रख रहा है पाकिस्तान को। चीन भी समझ गया है कि भारत को अगर पीछे खींचना है तो उसके लिए पाकिस्तान
उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा क्रायोजेनिक इंजन जो रशिया हमें देने वाला था, उसे अमेरिका ने रोका। तो भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, जो जियोसिंक्रोनिक जो हमारी ऑर्बिट है वहां तक भेजने के लिए रॉकेट जो 36,000 किलोमीटर ऊपर है, उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन लगता है। और हम GSLV को हम वहां पर भेजते हैं, उस रॉकेट से हम हमारे सैटेलाइट्स वहां भेजते हैं। उस क्रायोजेनिक इंजन हमें 20 साल पहले हमें मिल जाता था, लेकिन अमेरिका ने हमें रोका। यानी कि अमेरिका ने रशिया को रोका कि आप इन्हें इंजन मत दीजिए, लेकिन हमने वही इंजन डेवलप किया अपने हिसाब से 20 साल में। और कब? जबकि एक देश विरोधी पार्टी सत्ता में, आज राष्ट्र प्रेमी पार्टी सत्ता में। फर्क समझ लेना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हमें शत्रु बोध होना चाहिए। शत्रु बोध का मतलब यह है कि हमें हमारा शत्रु कौन है ये हमें पता होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा 1 नंबर का शत्रु है और उससे बड़ा शत्रु हमारा चीन है, और दोस्त के भेष में उससे भी बड़ा शत्रु हमारा अमेरिका और यूरोप है, जो हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान से छिड़ता है। उन्हें हमारा वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो हिंदुइज्म का जो हमारा जीने का तरीका है, उसी से उन्हें तकलीफ। दोस्तों, यह हमें बहुत जल्दी समझने की जरूरत है। मोदी जी हमें समझा रहे हैं कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमारा जो 140 करोड़ लोगों का देश है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हम उस ताकत के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और महासत्ता बन सकते। चाणक्य ने कहा था, महासत्ता बनने के लिए एक जो क्राइटेरिया है वो है जनसंख्या। अगर जनसंख्या आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।